नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की बहस में आप सभी का स्वागत है। बहस का मुद्दा है जनसंख्या, असंतुलित जनसंख्या। इस जनसंख्या के मुद्दे पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति की शुरुआत हुई है योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद। विश्व जनसंख्या दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उस देश के लिए चिंता का विषय है जहां की आबादी असंतुलित है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए समानुपात होना चाहिए। एक वर्ग विशेष, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक वर्ग विशेष की आबादी लगातार बढ़ रही है। जाहिर है उनका इशारा मुस्लिम आबादी की ओर था। इसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर राजनीति शुरू की। उसके बाद में तमाम राजनेताओं के बयान आने लगे। अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े और तमाम विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है, और क्या आबादी जैसे मामलों पर भी राजनीति होनी चाहिए? क्या धर्म विशेष के आधार पर आबादी बढ़ना या घटना तय होना चाहिए? आपको याद होगा कि 1977 में जब नसबंदी लागू की गई थी, उससे पहले हिंदुओं में भी इसी प्रकार से आबादी को लेकर के था, लेकिन बाकी सभी धर्मों ने, जातियों ने आबादी वाले फार्मूले को अपनाया और जनसंख्या नियंत्रण का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन मुस्लिम आबादी अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है। सब लोग अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये बहस का बड़ा मुद्दा तो है ही। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? इसी विषय पर हमारे साथ आज बहस में जुड़ेंगे राजीव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमीक जमेई सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजीव मिश्रा जी से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करना एक अलग बात है, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट करना, क्या ये सही लगता है, या ये सोची समझी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया था? आपको क्या लगता है कि अब इस पर राजनीति कहां तक जाएगी? राजीव जी। देखिए, बहुत के उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल इसको होना चाहिए। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, उत्तर प्रदेश के लिए कहा। उन्होंने वे बात कही, उन्होंने जनसंख्या और निश्चित इसमें होना भी चाहिए कानून। जिस तरह से कानून आ रहा है और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कहा है, बिल्कुल इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। अगर अच्छी बात होनी चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश में संपदा लानी है, अगर अच्छी शिक्षा लानी है, अच्छा स्वास्थ्य लाना है, तो जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। आप देखो ना, आप पहले 2017 में कितनी थी? 23 करोड़ की आबादी थी। आज कितनी हो गई? 26 करोड़ की आबादी हो गई। तो अगर जनसंख्या पे नियंत्रण कानून नहीं लाएंगे तो उत्तर प्रदेश में विकास रेट, अगर आप बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को स्वास्थ्य देना, बच्चों को मकान देना, बच्चों को देना, तो ये कानून लाना पड़ेगा, और कानून लाना भी चाहिए। ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। जी राजीव मिश्रा जी, लेकिन राजीव जी, ये उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष का उन्होंने जिक्र किया, तो वो वर्ग विशेष कौन सा है और उनका इशारा किस तरफ था? और अगर ऐसा है तो भाई पूरे जनसंख्या की बात होनी चाहिए, वर्ग विशेष को लेकर के अलग से टिप्पणी क्यों की गई? देखिए, आपने पूरा बयान सुन लीजिए उपाध्याय जी। उनका बयान बिल्कुल सही है, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, बयान बिल्कुल सही दिया। उन्होंने बिल्कुल कहा है, आप देख लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश की चिंता उन्होंने जाहिर की, और चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने काम देखा भी है। 2017 से 2022 के बीच में उन्होंने जो विकास का पहिया चलाया है और वो रुक नहीं रहा है, तो उन्होंने चिंता जाहिर की। कहीं ना कहीं उनको चिंता लगी होगी ना। उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है। ये आप उनके बयान को एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। अमीक जमेई जी, आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने इस पर तत्काल रिएक्शन दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे विषयों पर राजनीति होना चाहिए? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय नहीं है? और क्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? और अगर उस पर नियंत्रण होना चाहिए तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें क्यों होनी चाहिए? ये तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, समान नागरिक
संहिता या समान कानून कम से कम जनसंख्या के मामले में तो होना चाहिए। बाकी मुद्दों पर बहस की जा सकती है, क्योंकि अगर जनसंख्या समान होगी, परिवार सीमित होगा, तो हम परिवार को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ाई दे सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं, रोजगार के अवसर दे सकते हैं। अमीक जी। नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस गंभीर मामले पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का जो एक विस्फोट की बात कही जा रही है, ये हर भारतीय के लिए, ये पूरे देश के लोगों के लिए एक चिंता का विषय होना ही चाहिए। हम सब के लिए भी विषय है। जब लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरी जनता के साथ के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो इस बात की शपथ लेते हैं कि वो किसी के साथ मतलब वैराग या किसी दूसरे तरीके से पेश नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि विशेष जो लोग हैं जिससे असंतुलन फैल रहा है, उससे अराजकता फैलती है। अराजकता के मामले में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक छोटा सा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अराजकता जनसंख्या से नहीं फैलती है, संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के टूटने से अराजकता फैलती है। अब आ जाइए जनसंख्या पे बात। तो जिस विशेष समुदाय के बारे में वो बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो कितने अज्ञानी, कितने डिफॉल्टर किस्म के लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो अपना आंकड़ा है, इस पिछले 20 साल का, 2 दशक का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये बताता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि पूरे देश में जो प्रजनन दर की जो क्षमता है, सबसे ज्यादा मुसलमानों में घटी है। उपाध्याय जी, क्या यह बात सही नहीं है? ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। तो हम तो इसी को मान के चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों में प्रजनन दर की क्षमता घट रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब हिंदू समाज में बढ़ रही है, बहुसंख्यक में बढ़ रही है। ये समस्या एक ऐसी है। उसके बाद में एसवाई कुरैशी ने एक बहुत बड़ी किताब इस पर, जनसंख्या नियंत्रण को कैसे किया जा सकता है या पढ़ने के मुख्य कारण क्या है, वो उसकी पूरी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। वो ये कहते हैं कि अगर भारत में जो बेटियां हैं उनमें शिक्षा समान हो जाए, अगर उनका जो आर्थिक वर्ग है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जिसको बोलते हैं ना, आर्थिक विषमता, कि एक तरफ 5% के हाथ में पूरे देश की दौलत है और देश का 80 करोड़ लोग सरकार के भोजन पर निर्भर करता है। तो अगर हम बेटियों के शिक्षा पे काम कर पाए, क्योंकि माँ ही तय करती है बच्चा होना नहीं होना। जब अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो माँ तय करेगी कि मुझे 1 चाहिए कि 2 चाहिए। आप सोचिए उपाध्याय जी, एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा कि मैल न्यूट्रिशन भारत की महिलाओं में 52% महिलाओं में जब वो मां बनती हैं तो वो कुपोषित है, मतलब भुखमरी के शिकार पे वो मां बनती है, तो बच्चा भी जाहिर सी बात है कि कुपोषित पैदा हो रहा है। तो महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में आज यूपी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपके यहाँ चली होगी। अप्रैल के महीने में जो किताबें बच्चों के स्कूलों में जानी चाहिए थी, अभी तक किताबें, बस्ते, झोले, मोजे नहीं पहुंचे। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस ने सबसे पहले ये 1977-75 में ये चालू किया था, नसबंदी का अभियान चालू किया था। उस समय संजय गांधी जीवित थे और बड़े व्यापक स्तर पे किया था, यहां तक कि जबरदस्ती भी नसबंदियां की गई थी, लेकिन एक वर्ग विशेष को फिर भी छोड़ दिया गया था। जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, ये सही है, इससे सब सहमत हैं। सपा भी सहमत है, उनका भी ये कहना है कि इस पे नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस पर राजनीति हो रही है, और आपके पार्टी के नेताओं के भी बयान आए, अभी भी लगातार तमाम मीडिया में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर के एक अलग तरह का द्वंद्व, एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या होना चाहिए? जो योगी जी ने कहा उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? क्या अलग अलग कानून होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग और बाकी वर्ग के लिए अलग? जी तिवारी जी। देखिए, 2 चीजें हैं उपाध्याय जी। एक तो आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने नसबंदी चालू की और उसमें एक वर्ण विशेष को जो है नहीं किया गया, इसका मैं खंडन करता हूँ। ये कहीं भी जो है किसी भी लेवल पे सही नहीं है। एक बात, आवश्यकता से अधिक आबादी और आवश्यकता से अधिक आजादी, ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। इसमें आपके सामने की बात है। मैं लखनऊ से बताता हूँ आपको। लखनऊ में 2011 में लगभग 56 लाख के आसपास आबादी
लिखापढ़ी में थी। उसके बाद से जो सरकारें आज बनी हैं, जो भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, क्या कभी उन सरकारों ने गौर किया कि हमने आबादी को रोकने के लिए या आबादी को शिक्षित करने के लिए या समाज को शिक्षित करने के लिए किस तरीके का हमने अभियान चलाया? कोई क्या है अभियान, किसके पास क्या मेमोरेंडम है या किसने क्या चलाया है, आप देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ अपने मुख्यमंत्री योगी जी की, तो अगर मैं उनकी बात से इत्तेफाक रख भी लूं तो क्या वो अपने जो रिदम्बरा हो या रामदेव जी हो या साक्षी महाराज हो या चौबे जी हो, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं, क्या इनको ये जो है पार्टी से निकालेंगे या इनको कोई सजा देंगे? नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई इनका इस पर काम करने का एजेंडा है। मुझे लगता है कि सरकारों को कुछ मसलों पर काम ही करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले 7-8 वर्षों से एक बोलने का चलन चल चुका है कि जो है काम करना नहीं है, सिर्फ बोलते रहो, तो स्थिति ये होगी हर चीज बोल कर चल रही ठीक है, काम है नहीं किसी भी मसले पर। मैं समझ गया जी। ब्रजेश शुक्ला जी, आपसे सवाल है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के जाने माने कुछ गिने चुने पत्रकारों में आपका नाम आता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या यह बयान 2024 की जो कहानी लिखी जा रही है या इबारत लिखी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, उसी का एक हिस्सा भर है? ब्रजेश शुक्ला जी के ऊपर है कि अब ये तैयारी हो रही है इस समय कि किसी तरह दो चीजों पर विशेष जोर हो रहा है कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष प्रयास हो रहे हैं, उसकी रूपरेखा बन रही है शासन स्तर पर, और दूसरा एक समान नागरिक संहिता पर भी राज्य सरकारें काम कर रही हैं और इन दोनों को बड़ा मुख्य रूप से ले रखा है। लेकिन जब मैं इस समय चर्चा कर रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण पर, होता क्या है, जनसंख्या नियंत्रण वो चीज, वो समस्या हो गई है कि इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। हुआ क्या, इसकी जो शुरुआत हुई 1977 में, जिस ढंग से इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी के बाद जिस ढंग से नसबंदी को लागू किया गया, उसके बाद कांग्रेस की हार हुई, तो राजनीतिक दलों ने एक आकलन किया कि जनसंख्या नियंत्रण और नसबंदी ये एक प्रमुख कारण रहे उनके हार के। उसके बाद सारे राजनीतिक दल इस मुद्दे को छूने से डरते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लोग उससे बच के चलना चाहते हैं। कारण क्या, इसे मान लिया गया है कि इसको छूना एक बड़ा अलोकप्रिय कदम होगा, एक लोगों की नाराजगी झेलनी होगी, आप आराम से सरकार चलाना है तो इन मुद्दों को, विवादित मुद्दों को न छूइए। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उन्होंने ये बात कही है। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के इशारा किया है क्या? ये समस्या इसलिए और भी हो जाती है कि साहब जिस भी जनता नियंत्रण की बात होती है तो पूरे समाज के लिए होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग सामने आ जाते हैं हर बात, हर मुद्दे पर, इस जनसंख्या का नाम लो तो कुछ दूसरे चेहरे आप आ जाते हैं, वो आप जानते हैं कि साहब ये क्यों किया, ये कैसे कहा। ठीक है, योगी ने मुसलमानों को इशारा किया। जो उसके बाद सरसंघ चालक का जो बयान आया वो वही बयान था, उसमें किसी वर्ग की चर्चा नहीं की, और ये वही बयान था कि साहब जो है खाना खाना और बच्चे पैदा करना ये पशु भी कर लेते हैं, लोगों की रक्षा करना ये एक अलग चीज है और ये मनुष्य की कर्तव्य, इसमें किसी वर्ग का भी नाम नहीं था। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि एसाम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम तीनम न गुणो न धर्मा ते व्रतलोके भूवार भूता मनुष्य रूपेण मृगच्चरन्ति, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे। है क्या कि कुछ लोगों को आदत है कूदने की, और फिर कहते कि साहब इसको धर्म विशेष से न जोड़िए, आप सबके लिए करिए, चाहे योगी सरकार हो उसके लिए भी होना चाहिए, तो सबके लिए सोचे, सबके लिए नियम लागू करे, सबके लिए वो सारे नियम होने चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि साहब इस पे आप छुइए नहीं, इस पे चर्चा मत कीजिए, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये सब ऊपर वाले की देन है, तो इस पे आपत्ति होती है। फिर
ऊपर वाले तो कुछ जी। नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर वाला ही सब कुछ करना है तो सरकारें तो फिर निमित्त मात्र, बहुत सभ्यता निमित्त मात्र है सब कुछ, आप चलने दीजिए इसी तरह। तो ये सारी समस्याएं, इसके कारण ये विवाद पैदा होते हैं और इसीलिए एक वर्ग से जोड़ दिया जाता है और जबरन जोड़ दिया जाता है। जबकि वैसे उस वर्ग के बीच में जाके देखिए तो वहां भी जागरूकता आई है, काफी जागरूकता है। लेकिन है क्या कि यदि नेतागिरी चमकानी है बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कुछ भी बोलिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल ठीक है शुक्ला जी। राजीव मिश्रा जी, एक असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ से पूछा, क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं है? जनसंख्या जैसी जटिल समस्या को लेकर के इस तरह की सवाल करना, इस तरह से राजनीति करना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही है तो एक विशेष वर्ग ऐसा कहकर के क्यों संबोधित किया गया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी टारगेट करती है और वो एक एजेंडा सेट करती है हिंदू और मुस्लिम डिवाइड करने का, ताकि हिंदू मुस्लिम हो और फिर उसका लाभ, राजनीतिक लाभ लिया जा सके। आपको नहीं लगता कि इस तरह के संवेदनशील विषयों पर दोनों ही दलों को, जो भी विपक्षी दल हो, चाहे वो कोई से भी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, संयम बरतना चाहिए? राजीव जी। देखिए जी, आप मेरे बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिस तरह से मेरे मित्र ने अभी बताया, आपने जब उनका ओवैसी जी का बयान दिया, मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर उज्ज्वला मिली तो किसको मिली? सबसे ज्यादा अगर उज्ज्वला मिली तो मुसलमानों को मिली। प्रधानमंत्री आवास मिला तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला। अगर सबसे ज्यादा राशन कार्ड में 80 करोड़ आदमी को राशन मिला तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिला। अगर सबसे ज्यादा अगर सौभाग्य योजना के अंदर बिजली का कनेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसान निधि मिली सबसे ज्यादा तो मुस्लिम को मिली। आप जरा आंकड़े देखिए ना, आंकड़े निकाल के देखिए। कौन कहता उत्तर प्रदेश से भारतवर्ष में मुस्लिम नहीं है? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर योगी जी ने कहा है, जैसे मेरे मित्र दोनों बोल रहे थे, शिक्षा 2012 से 2017 के बीच में क्या था? स्कूल सारे बंद रहते थे, स्कूलों में मास्टर नहीं जाते थे। आज 2017 से 2022 में स्कूल एक एक बच्चा जाता है, उसको ड्रेस मिलती है, मोजा मिलता है, बस्ता मिलता है, किताबें मिलती हैं। पहली बार 12 से 17 के बीच, 17 से 22 के बीच में जिस तरह से शिक्षा का क्षेत्र पढ़ाई का चला है, आज स्कूल में मास्टर जाते हैं, जाके वहां पढ़ाई करते, थंब वाला अंगूठा लग गया है, सुबह जाना है, शाम को आना, 2 बार लगाना है। और पहली बार बच्चे की शिक्षा मिलने वाली, ऑनलाइन सीधे पैसा देने का काम अगर किसी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख तो लिया, अचूक परिवर्तन हो रहा है। घर में बैठे मोबाइल आपके हाथ आ रहा है, ये टैप आपके घर में पहुंच रहा है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जनसंख्या जैसा एक संवेदनशील विषय है, उस पर एक वर्ग विशेष कहना या टारगेट करके किसी वर्ग विशेष को कहना, अरे भाई अगर आपको कानून लागू करना, आप लागू कर दीजिए, जो नहीं मानेगा उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल होना चाहिए लाभ, और उस पर सख्त कानून आएगा, निश्चित आएगा। योगी जी ने पूरा ड्राफ्ट कर चुके हैं और आना भी चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश 23 करोड़ से 26 करोड़ बढ़ा है और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर जा रहा है, जिस तरह से आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आने लगी है, उद्योग आने लगे हैं, रोडें बनने लगी है, विकास की धारा बदलने लगी है। आज देखिए बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। तो जिस तरह से काम चल रहा है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर जा रहा। आज पहले प्रदेश सबसे फसटी आता था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे प्रदेश आने जा रहा है। और निश्चित अगर चिंता मुख्यमंत्री ने कुछ की है तो कुछ सोच समझ के की होगी उसकी। खैर ठीक है। अमीक जमेई जी, एक सवाल ये भी उठता है कि योगी जी ने जो कहा अपनी जगह ठीक है, जैसा मिश्रा जी ने कहा कि मुस्लिमों को जो भी योजनाएं थी गरीबों के लिए लागू की गई, उसका सर्वाधिक लाभ मिला। इन सबके बावजूद और अभी जो योगी जी ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या अभी जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता लागू करने की एक आहट सुनाई दे रही है। ऐसा जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मीडिया के लोग हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं।
अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी इस कानून को समर्थन करेगी? देखिए, लोहिया जी ने समान नागरिक संहिता पर बहुत सारी बातें उन्होंने उस जमाने में कही थी, लेकिन एक समस्या उपाध्याय जी ये है कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटीज है, मतलब ये हिंदुओं को बीजेपी आरएसएस ये समझाती है कि कॉमन सिविल कोड आने से मुसलमानों के पर्सनल लॉ को हम उड़ा देंगे। भाई, मुसलमानों का पर्सनल लॉ, अकेले का पर्सनल लॉ भारत के संविधान में नहीं है। इस देश में 1000 से ऊपर पर्सनल लॉज हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी में हैं, आदिवासियों के बीच में हैं, और हमारा आजादी के बाद जब हमने उन राज्यों को भारत से जोड़ा, उनके साथ हमारा एक करार है। आप लाना चाहते हैं, ड्राफ्ट ले आइए, भारत की संसद में इस पे बृहद चर्चा हो। आप सोचिए कि एक पुराना सपना था ना हमारा कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या मालिक का बच्चा, शिक्षा हो सबके लिए एक समान। पूरे देश में शिक्षा एक समान नहीं हो पाई। इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, मैंने दोबारा उस पे मैं आ रहा हूं। तो समान नागरिक संहिता से दिक्कत क्या है? मैं ये कह रहा हूं भाई, समान नागरिक संहिता से दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना समाजवादी पार्टी को दिक्कत है। मेरा ये कहना है, किसी भी कानून पर लाने के लिए भारत की संसद का अगर कोई इस्तेमाल बचा है, ले आइए, उस पर बात होगी। अब कॉमन सिविल कोड में जो पर्सनल लॉज आते हैं, आप हरियाणा में अगर आप हमारे हिंदू भाइयों में चले जाइए, अगर आपकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो आपका कत्ल हो जाएगा। आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में मामा भांजी के साथ भी शादी है। ये पर्सनल लॉज है। तो ये कॉमन सिविल कोड जो ये लाने की बात कर रहे हैं, इस देश के सारे पर्सनल लॉज जो हजारों के हजार हैं, वो खत्म होंगे। खत्म होने से अराजकता फैलेगी। इसलिए सबसे पहले जनता को, सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और इसकी जो डाइवर्सिटी है उसको समझना चाहिए। सरकार को लगता है वन नेशन वन पूंजीपति, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे देश तो एक है ही है, लेकिन देश एक होने के साथ साथ उसकी जो विविधता है वो भारत की आत्मा है। साउथ का जो हिंदू लोग हैं, हरियाणा के जो हिंदू लोग हैं, वो भारत के ही लोग हैं, लेकिन उनके कस्टम अलग है। बात सिर्फ मुसलमानों की, मुसलमान को आइटम सॉन्ग दिखाइए और कहिए इससे हम कॉमन सिविल पर मुसलमानों की तो हम उनकी जिंदगी हराम कर देंगे। मुसलमानों का कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप ले आइए, संसद बनी है, चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, उसका जो पार्लियामेंट्री का जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसमें जाएगा, बातचीत होगी और जो उस पर निर्णय देश के हक में होगा हम उसमें निर्णय लेंगे। मेन समस्या उपाध्याय जी दूसरी है, जब पीछे आ जाइए। मेरा ये कहना है कि जमाई जी, मैं आपको 1 मिनट मैं ये लूंगा। पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ किसी ईसाई मिशनरीज का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, सिखों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है। संविधान सभा की जब मीटिंग हो रही थी उसमें पंडित नेहरू भी थे, अब्दुल कलाम जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो भी थे। तो तमाम सारे धर्मों की बात आई तो सिखों ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पगड़ी और जो हमारे 5 वो हैं वो बरकरार रखे जाएं बस। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम से भी पूछा गया था कि भाई मुसलमानों का यदि कुछ है तो वो भी बता दे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हमारा कुछ नहीं है, जो भी संविधान कहेगा हमें मान्य है। उसके बाद मौलाना आज़ाद को मुस्लिम समुदाय ने ही न केवल उनके पुतले जलाए थे, उनको भला बुरा कहा था और गद्दार कहा था, तमाम सारी बातें हुई थी। खैर वो संविधान में जुड़ गई। लेकिन अब जब भी ये बातें होती हैं समान नागरिक संहिता की या एक समान कानून की, तब फिर ये बात आ जाती है पर्सनल लॉ की। मैं ये कह रहा हूं कि एक देश है तो फिर पर्सनल लॉ क्यों? अलग अलग लोग, फिर कल को जैन कहेंगे भी हमारा भी ये इसमें लागू किया जाए, बौद्ध आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, पारसी अलग कहेंगे, तो फिर तो एक देश बहुत कानून, ये कौन सा सिद्धांत हुआ? नहीं के उपाध्याय जी, मेरा ये कहना है जो लोग भारत की डाइवर्सिटी को नहीं समझते हैं ना, उन्हें भारतीय होने का हक ही नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा कि हरियाणा में हमारी हिंदू फैमिलीज में आप रिश्तेदारियों में शादी नहीं कर सकते, गोत्र के अंदर कत्ल हो जाएगा, कोई लड़का लड़की लेके भाग गया। साउथ में आप चले जाइए तो भांजी और मामा में भी शादी वैध है हिंदू समाज के एक वर्ग में। ये डाइवर्सिटी है। मेरा ये कहना है कि इसकी जो डाइवर्सिटी है, कल्चर का जो एक अपना कस्टम है, 100 किलोमीटर पे कल्चर चेंज हो जाता है। आप चले जाइए पहाड़ी राज्यों में, हमारे पहाड़ी राज्यों में आदिवासियों के अपने कस्टम है। जब हमने भारत को इंटीग्रेट किया सरदार पटेल जी ने, तो हमने उन राज्यों के साथ एक पर्सनल करार किया कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन आपके ये कस्टम्स हैं, इसकी हिफाजत भारत के संविधान करेगा।
जैसे जम्मू एंड कश्मीर के साथ था जब इन्होंने खत्म की धाराएं। तो मेरा ये कहना है कि आप बेशक करिए, लेकिन ये हमारा एक सपना है कि काश एक ऐसा दिन आए कि जब हम अपने देश को कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जा सकें। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस देश के 80 करोड़ लोग रोजाना की आमदनी 8 रुपया से 20 रुपया है। ये जो हमारे राजू भाई बैठे हैं, इनसे पूछिए, एक सवाल पूछिए कि अप्रैल में जो किताबें, बस्ते, झोले, मोजे, जूते उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाने थे, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों मचा हुआ है? टेंडरबाजी के चक्कर में बच्चों की जिंदगियां ये बर्बाद कर रहे हैं। तो आप शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, आप नहीं, वो तो आप सीधे पैसे जमा कर रहे हैं ना भाई। पहले यूनिफॉर्म का हुआ था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1100 रुपए प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उन्होंने खाते में जमा कर रहे हैं, और वो जमा हुए भी हैं। तो अब अलग से यूनिफॉर्म तो मिलेगी नहीं, वो यूनिफॉर्म के पैसे सरकार ने दे दिए, तो अलग से यूनिफॉर्म क्यों मिलेगी उनको? जो किताबें, के उपाध्याय जी, जो किताबें पहुंचाने का जिम्मेदारी सरकार के दायरे में, किताबें अप्रैल के बाद लेट क्यों हैं जी? और सवाल ये है कि जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, वो हमारी कृषक जातियां, गरीब लोग, कौन पढ़ता है? जरा के उपाध्याय जी सरकारी स्कूल में जरा मुझे बताइए। हमारे आपके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में। एक ग्रामीण उत्तर प्रदेश का जो हमारा जीवन है, वो लोग सरकारी स्कूल के जरिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो शिक्षा मित्र दिए थे वो इन्होंने खत्म कर दिया, जो शिक्षा प्रेरक दिए थे ये इन्होंने खत्म कर दिया। शिक्षा से क्या दुश्मनी है? आप एसी वाला स्कूल खोलिए, आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन जो ग्रामीण हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है। राजीव मिश्रा जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी पूछ रहे हैं शिक्षा का क्षेत्र, पूछ लीजिए जरा 2012 से 2017 के बीच में स्कूलों में ना भैंसी बनती थी, वहां चारा बनता था, वहां चारागाह बना दिया था। आज वहां शिक्षा हो रही है, विद्या। अभी मेरे एक बोल रहे थे पत्रकार महोदय, येषां न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मत लोके मनुष्य भारूता, मनुष्य रूपे मिगान चरती। जिसके पास विद्या है, तप है, ज्ञान है, शील है, गुण है, धर्म है, वो पृथ्वी पे मनुष्य रूप में। मेरे मित्र बता रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि 1100 रुपए योगी जी ने सीधे खाते में डाल दिया है, और सीधे ऑनलाइन उनके खाते में पहुंच गया। उस गरीबों के क्या पहले ड्रेसों में घोटाला होता था, इनके क्या एक घोटाला दे देते थे, अब घोटाला नहीं होता। एक व्यक्ति जाता है 1100 रुपए लेता, अपनी ड्रेस लेके आता है, बोझे लेके आता है, शूटर लेके आता है, बस्ता लेके आता है, बोतल लेके आता है। आज बच्चों में शिक्षा का क्षेत्र बढ़ गया है, पढ़ाई का रुचि बढ़ गई है। जो सरकारी स्कूल थे जहां 5 बच्चे नहीं आते थे, मेरे मित्र सपा के प्रवक्ता से कहूआ जरा जाके देखे ग्रामीण अंचल में उस स्कूल में 300, 200, 250 बच्चे आने लगे हैं। वहां खाना भी प्रॉपर अच्छा मिल रहा, योगी जी भी वहां खाना खाने को टेस्ट करते हैं। ये ऐसी व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा का क्षेत्र जिस तरह से योगी जी ने बढ़ाया है, उद्योगों का। मिश्रा जी मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। हमारा जो विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। शैलेन तिवारी जी, समान नागरिक संहिता की ये आहट मुझे दिखाई देती है। बाकी अभी हम ब्रजेश शुक्ला जी से भी पूछ लेंगे। कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी दल है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस के बिना इस देश में राजनीति करना या विपक्ष की बात करना बेमानी है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 सत्र बचे हैं, 24 से पहले 2 या 3 सत्र हैं मेरे हिसाब से, अगर समान नागरिक संहिता कानून लेकर के आती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या कांग्रेस अब भी वही ढुलमुल रवैया अपनाएगी या विपक्ष की ओर देखेगी या अपना कोई एक स्टैंड लेके चलेगी? आप क्या कहते हैं? शैलेन तिवारी, कांग्रेस का एकदम क्लियर रवैया है। कांग्रेस लोकतंत्र को मानती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है। संविधान के तहत आप जो भी जो है बिल लाते हैं, जितनी भी चीजें लाते हैं जनहित में होती हैं, सब में जो है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो समान रूप से खड़ा है। अब आप तमाम सारी योजनाएं आप इसलिए कॉमन सिविल कोड लाना थे तो लाइए, लाने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप तमाम जो उसकी कमियां हैं उसको सबको पहले देख लीजिए, उसके बाद उस पर काम कीजिए। अभी तक आप जीएसटी तक सही नहीं कर पाए हैं तो कॉमन सिविल कोड लाने की बात कहाँ कर रहे हैं? बेईमानी वाली बात है। केवल चर्चा कराना इनका काम है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एजेंडा है, झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ है नहीं। होना चाहिए, होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज आबादी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ब्रजेश शुक्ला जी से सवाल ले लेते हैं। ब्रजेश जी,
क्या आपको नहीं लगता कि ये जब से योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं समान नागरिक संहिता की, और जैसा कि अभी अमीर जी कह रहे थे कि तमाम सारे उन्होंने विषमताएं बताई, उन्होंने कहा कि ये देश बहुसंस्कृति का देश है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है, हर राज्य में अपनी एक परंपरा है, जो पूरब से मिलती है वो उत्तर से नहीं मिलती, उत्तर वाली दक्षिण से नहीं मिलती। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता आती है तो वह नागरिकों का हनन होगा, नागरिक कानूनों का हनन होगा, या जो नागरिक अधिकार हैं उसका हनन होगा। आप क्या सोचते हैं? एक इसको गैर राजनीतिक रूप से आप ही व्याख्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये समान नागरिक संहिता कानून की आहट है, या अगर समान नागरिक संहिता कानून आता भी है तो जाहिर है उसमें जनसंख्या शामिल होगा ही, तो आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं कि क्या ये आना चाहिए, और यदि ये आना है तो जैसा कि अमीर जी अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, उसमें कहीं दिक्कतें आएंगी? देखिए, इसको समान नागरिक जी संहिता जो है, समान नागरिक कानून की बात हम कर रहे हैं, तो वो तो इस पर लंबे समय से विवाद बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप आदेश का समान नागरिक कानून लागू कीजिए, और इस पे सारे मत मतांतर जितने हैं उनसे बैठ के बातचीत हो सकती है, तमाम लोगों से बातचीत हो, तमाम समुदाय से बातचीत हो सकती है, उनके तमाम जो पद्धतियां हैं उसको समेटा जा सकता है। लेकिन ये होना जरूरी है, किसी भी राष्ट्र के लिए होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर इनकी पार्टी करती है। आप उस इतिहास को खंगाल लीजिए, जब कन्नौज में चुनाव डॉक्टर लोहिया लड़े थे और उन्होंने समान नागरिक संहिता के पक्ष में बोलना शुरू किया था, तो जनेश्वर मिश्र पीछे बैठे थे, उन्होंने उनकी धोती को खींचा, उन्होंने लौटे, कहा देखो जनेश्वर मेरी धोती को खींच रहा है, सोच रहा है मैं न बोलूं, इससे मेरे मुस्लिम वोट कट जाएंगे। लेकिन जो बात है मैं कहना चाहता हूँ, अब ये दर्ज है, जी किताबों में दर्ज है, तो इस चीज को समझना चाहिए। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अन्य लोग बड़े बड़े मनीषी हुए देश हुए हैं, इसके पक्षधर रहे हैं। इसके लागू करने पर आप विचार जरूर कर सकते हैं कि कैसे लागू किया जाए, तमाम मत मतांतर, तमाम पद्धतियों को कैसे समेटा जाए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज को इस बात के लिए न लागू किया जाए कि साहब उनको क्या कानून भी किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या फिर ये बिखराव का कारण नहीं है? ये यदि मेरा कानून अलग, तुम्हारा कानून अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे मनीषियों ने जरूर कुछ सोचा होगा, तभी इसकी जबरदस्त वकालत। ठीक है, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। जब लोहिया जी ने जब ये बात कही थी, वहां पर ये धोती खींचने की बात नहीं है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधान परिषद में नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लोहिया जी को खत लिखा कि आपने ऐसा कहा है कि सरकार आएगी तो आप कॉमन सिविल कोड को आप लागू कर देंगे। लोहिया जी ने खत लिखते हुए डॉक्टर फरीदी को बहुत ही डिटेल में ये बात समझाई कि देखिए, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं कि जिस तरफ हमारे देश को जाना है, लेकिन मैंने ये बात कहीं नहीं कही कि बगैर जनता की मर्जी के इसको जबरदस्ती लाद दिया जाएगा। लेकिन आज तो लोहिया जी के सिद्धांतों के खिलाफ ये सरकार लादने का काम करती है। देश में युवा विद्रोह कर रहा है, आप सेना का निजीकरण कर रहे हो, जनता तैयार नहीं है, आप जीएसटी लाद दे रहे हो। तो ये जो थोपने वाला काम है, थोपने से ये मुल्क नहीं बनेगा। ये मुल्क सबका है, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ये देश सबका है। मुझे भी, शरीन भाई को भी, हमारे राजीव भाई को भी इस देश को बनाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इस देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अड़ोस पड़ोस में ही रहना है। कहीं कोई खराबियां हैं तो हम लोगों को मिलके उस खराबी को अच्छाई में बदलना है। कहीं कोई बुराई है, हमें उससे लड़ना है मिलजुल कर। कहीं कोई हमारे देश को गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो हमें उसके खिलाफ सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन ये जबरदस्ती थोपने का काम ना ये भारत की आत्मा रही है। और जो लोग भारत की विभिन्नता को नहीं जानते, मैंने कहा है कि वो भारत की आत्मा को नहीं जानते, वो आइडिया ऑफ इंडिया को ही नहीं जानते। ये आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? ठीक है अमित जी, एक सवाल और था मेरा कि अगर हम तमाम सारे आंकड़ों को देखें,
जनसंख्या वृद्धि अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन अगर हम देखें इस देश में अधिकतर मुसलमान, जो मुस्लिम समुदाय है, वो शिक्षा में पिछड़ा है, आर्थिक स्थिति में पिछड़ा है। उसका जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वैसा उनका विकास नहीं हो सका। तो आपको नहीं लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है या जागरूकता आती है, दोनों ही बातें, हम इस समय राजनीति की बातें न करके अगर विकास की बात, जैसा अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि ये देश हम सबका है, हम सबको इस देश को आगे लेके जाना चाहिए, सरकार किसी की भी है, तो अगर ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो उससे एक समाज कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा। और अब तो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिमों को भी आगे ले जाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कुल मुस्लिमों की आबादी में 70 से 80% पसमानदा मुसलमान हैं और पसमानदा मुसलमान सर्वाधिक पिछड़े हैं। पसमानदा का तो अर्थ ही है पीछे छूट जाना, फारसी शब्द है पसमानदा, इसमें पस का अर्थ है पीछे और मानदा का अर्थ है छूट जाना। तो ऐसे मुसलमानों को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात की है। लेकिन ये तब तक असंभव है जब तक कि जनसंख्या जैसे बहुत संवेदनशील विषयों पर हम राजनीति न करके गंभीरता से सोचें। अमीक जी, आपको क्या लगता है? आपसे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम मुस्लिमों की नुमाइंदगी वाली पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी इस पर सहयोग करती है तो मुसलमान समुदाय सहयोग करेगा, ऐसा हम लोगों का सोचना है। जी अमीक जी। देखिए, दो बातें आपने कही हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून, दुनिया की जो स्टडी बताती है कि बहुत ज्यादा दुनिया में वो प्रभावी साबित नहीं हुआ है। अगर हम पड़ोसी देश चाइना को ले लें तो चाइना का 80% जो भूभाग है, जिसको हम रूरल कह सकते हैं, मतलब थोड़ा अर्बन से हट के हम बोल सकते हैं, तो वहां पे जो हमारा एमएसएमई है, भारत में हम उसको लघु उद्योग बोलते हैं, एमएसएमई कहते हैं, तो चाइना ने हर हाथ को काम दिया। वहां की जनता चाइना के लिए बर्डन नहीं है, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि वहां पे हर हाथ के पास काम है। भारत का जो हमारे कांग्रेस के दोस्त बैठे हैं वो ज्यादा जानते होंगे कि जो पिछला हमारा नेहरू जी का एरा रहा है, इंदिरा जी का एरा रहा है, इस पूरे एरे में हमने भारत का जो ग्रामीण भारत है उसके हाथ में कल कारखाने और लघु उद्योग को हमने बहुत ताकत दी, और इसको तो आरएसएस भी सराहता था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण कुटीर उद्योग है, धीरे धीरे वो खत्म कर दिए गए योजनाबद्ध तरीके से। अगर देखिए उन घरानों में अगर कोई काम करता है लघु उद्योग में, तो यही पिछड़े समाज के लोग। हिंदुओं में पिछड़ों की आबादी भी 85 है, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं ना पता है जी। वैसे मुसलमानों में भी पसमानदा की आबादी, पिछड़ों की आबादी 85% है। हाँ। तो मेरा मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस पे आ जाइए, पसमानदा की पॉलिटिक्स भी ये जुमलेबाजी है। आप मुझे बताइए, भदोही में कालीन उद्योग को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा एक्सपो मार्ट बनाया। वो एक्सपो मार्ट योगी जी ने अभी कुछ महीने पहले दिल्ली की कंपनियों को बेच दिया। उसमें यह था कि पसमानदा लोग अपना दुकान लगाएंगे, और फ्रांस सबसे बड़ा मार्केट है कालीन उद्योग का, तो बनारस फ्लाइट आएगी और वहां जाएंगे, सीधे खरीद करेंगे, बीच में बिचौलिए बंद हो जाएंगे। मऊ मुबारकपुर में जीएसटी नोटबंदी के साथ साथ मऊ मुबारकपुर का जो साड़ी उद्योग है वो आज क्यों टूटा है कि जो हमारा यूपी का था, आप जानते होंगे, हमारे ब्रिजेश भाई जानते होंगे, यूपी का जहां से उनको धागे मिलते थे, जहां से उनको बाजार मिलता था, यूपी का की जो हेडक्वार्टर कानपुर में है, योगी जी की सरकार ने बेच दिया। तो अब उनको धागा चाइना से मंगवाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि पसमानदा ये जो लोग हैं, जो लेदर इंडस्ट्री में हैं, इतर की इंडस्ट्री में हैं, इन्हीं को उठाने के लिए तो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था। अगर आपको मोहब्बत थी पसमानदा से, मैं कह रहा हूं आपका राज है, पसमानदा को बिल्कुल अगर वो कुछ काम करें वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने जो माननीय अखिलेश यादव जी का काम था, जहां से पसमानदा समाज की रोजी रोटी का जरिया था, जिससे उनकी जिंदगी में बहार थी, दुनिया में नाम होता है बनारसी साड़ी, भदोही का कालीन उद्योग, और हमारा कन्नौज का इतर, और आगरा का और कानपुर का जूते, रेड टेप, ली कूपर, न जाने क्या क्या, ये हमारे उत्तर प्रदेश में बनता है। एक उपाध्याय जी, आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। कानपुर के लेदर इंडस्ट्री में मैंने एक चुनाव से पहले एक ट्रिब्यूनल की, उस ट्रिब्यूनल में सारे एक्सपोर्टर जमा हुए। एक्सपोर्टर ने कहा कि जो पानी गंगा जी में जल निगम के जरिए छन के जाता था, फिल्टर होके जाता था, जल निगम के 4 पंप
पिछले 2018 से बंद है, 4 में से 3 बंद है। इस वजह से हमारी फैक्ट्री को 15 दिन चलाना पड़ रहा है। तो 2017 में जो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ कानपुर जाज मऊ से 17,000 करोड़ रुपए का था, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी की सरकार में वो हमारा एक्सपोर्ट 3,000 करोड़ रुपए पे आ गया है। चैलेंज जी की पार्टी के जाज मऊ से विधायक भी रहे हैं। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब है और ये तमाम सारे सवाल राजीव जी भी सुन रहे हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अमीक जी कह रहे थे, अमीक जमेई जी कह रहे थे कि बरेली में बंद हो गया, भदोही में बंद हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, कानपुर का जो मॉल था, एक्सपो मॉल था बरेली का, वो बेच दिया। तो ये मतलब ये कौन सी नीति के तहत हुआ? इससे किन गरीबों का भला हुआ, या इसके पीछे भी राजनीति थी कि भैया अखिलेश जी ने बनाया हुआ है इसलिए इसे बेच दिया जाए? राजीव जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। केके जी जिस तरह से ये कह रहे हैं, आज भदोही की कालीन पूरी एक्सपोर्ट हो रही, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में। और जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट बना के उनको बेचने का काम किया। आज बाराबंकी में कई 100 करोड़ आदमी काम कर रहा है, करोड़ों का व्यापार हो रहा है, गमछा बन रहा है, शाहजहांपुर का लकड़ी का काम चल रहा, मुरादाबाद के पीतल का काम चल रहा है। जिस तरह से एक्सपोर्ट होना काम किया है ये योगी जी के क्षेत्र में हुआ। सारी इंडस्ट्री तो बंद हो गई थी, पीतल बंद हो गया था, जो जिस तरह से फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती थी वो सारी बंद हो गई थी। आज चूड़ियों का कारखाना लग गया है। वहां की जो झूमर बनते थे, चाइनीज झूमर आ गए थे, आज वहां झूमर बनना चालू हो गया। ये योगी जी ने किया 17 से 22 के बीच में। आज मूर्तियां बनने लगी हैं, आज मिट्टी की मूर्तियां जो बनाते हैं, दिवाली बनती है, आज वो उद्योग लगने लगे। जितने उद्योग अगर किसी ने किया, दरोजी का काम, जो चिकन अरे ये जिस तरह से दिखा रहे मेरे मित्र, जरा वो आंकड़ा देखिए। एक दिन उत्तर प्रदेश में आप ही से कहूंगा कि जरा अपना मीडिया लेके जरा पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 17 में कितना चला है। आज मेरे दरोजी जो काम करते थे, आज उनका एक्सपोर्ट हो रहा है सारा सामान। आज मेरे पूछ लीजिए शाहजहांपुर में, जरा लकड़ी का काम पूछे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। और जिस तरह से बता रहे मेरे मित्र बनारस की साड़ी के बारे में, आप जरा देखो, पूरे विश्व में साड़ी का प्रचार चाह रहा है। मैं अभी गया था बंगलौर, मैंने पूछा ये साड़ी कहां से आई, कहीं जब योगी जी आए तब से जरा। ठीक है राजीव जी, अमीक जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र तिवारी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या जैसा मैंने सवाल उठाया था, हम थोड़ा विषय से बीच बीच में भटक जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि मुस्लिमों की जो आबादी है, और जो मुस्लिम है, अधिकांश मुस्लिम, अगर 10-15% मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पिछड़े हैं और उनमें पसमानदा मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता भी है तो सीमित परिवार होगा तो जाहिर है बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर चिकित्सा हो सकती है और परिवार को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में क्या इस कानून के जरिए भी और जागरूकता के जरिए भी क्या इस कानून को नहीं लाना चाहिए? शैलेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप कांग्रेस या सपा या भाजपा ना देखें, लेकिन अगर हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें, उसको समरसता की दृष्टि से देखें, तो क्या जरूरी नहीं लगता आपको? देखिए उपाध्याय जी, आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल किया है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, किसी भी कानून को लाने से पहले अपनी वास्तविक स्थिति जान लेनी चाहिए। ठीक है, आप कानून लाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कानून लाएंगे फिर वैसे असंतुलन बढ़ेगा। अभी बीच में इन्होंने बात की थी, ये कानून की बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे जो सरकार में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, कानून क्या लाएंगे? आप सोचिए ना, प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम बोलते हैं कि हमें बुखार है और ये हमें दवा देते हैं जो है टीबी की, हम बोलते हैं हमें टीबी है तो हमें दवा देते हैं बुखार की। समस्या ये है कि इन्हें करना क्या है, ये खुद कंफ्यूज है। जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दे पे कोई ना कोई मसला ऐसा ले आते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की चर्चा हो, काम खत्म हो जाए, चर्चा के बाद वोट ले लो, वोट के बाद काम खत्म, दूसरा कोई एजेंडा शुरू रहता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो भी करना चाहते हैं जनहित में, या तो आप उस पर जनमत संग्रह करा लीजिए और या फिर आप उस पर कानून लाइए और उस पर इम्प्लीमेंट कराइए। मगर आप ना अब तक के किसी भी कानून पर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। आप जीएसटी लाए, आपने नोटबंदी की, आपका कोई एक सफल कार्यक्रम बता दीजिए कि हाँ ये सफल है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में नोटबंदी की जो है बड़ी वाहवाही हो रही हो तो हम मान लेते हैं। आप बताइए कि आपने जीएसटी को कितनी बार, हजारों बार संशोधन किया, हजारों बार। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश जी, अमीक जी ने कुछ सवाल उठाए थे
जब मैंने मुसलमानों के शिक्षा की, चिकित्सा की बात की और जनसंख्या कानून की बात की, तो उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को उठाया। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बरेली में जो कालीन का मॉल बनाया था वो बेच दिया। उन्होंने कानपुर का भी एग्जाम्पल दिया, भदोही का भी दिया। राजीव मिश्रा जी ने जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो शुरू हुआ उसे बेचा या बंद किया जा रहा है? क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका जनसंख्या नियंत्रण से इसका क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जो जब मैंने गरीबों की बात की और चिकित्सा की बात की तो उस परिप्रेक्ष्य में संभवतः अमित जी ने ये उदाहरण दिया। आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं ब्रजेश जी? देखिए उपाध्याय जी, ये उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो 7वें दशक तक काफी पनपे, 8वें दशक काफी पनपे, उसके बाद उस पर ग्रहण लगता चला गया। और कारण क्या है कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा होगी। दुनिया में अब सिल्क, जो बनारस का सिल्क था, उसको चाइना ने काफी डैमेज किया, अन्य देशों ने काफी क्षति पहुंचाई। इसी तरह तमाम ऐसी चीजें थी जिससे समय के अनुसार हम लोग नहीं चल पाए। अब समस्या ये है कि ये प्रयास हुए हैं, पिछली सरकार ने भी काफी प्रयास किए थे, इस सरकार ने भी काफी प्रयास किए हैं। और विशेष रूप से जो इन्होंने एक जिला और एक उद्योग की बात की थी, अब उसके रिजल्ट का पूरा समीक्षा होनी चाहिए, हो भी रही होगी, तो इसमें बदलाव आया है थोड़ा। लेकिन पिछले जो उद्योग थे, उनको आप इसलिए जीवंत नहीं कर सकते क्योंकि अब पूरी टेक्निक बदल गई, पूरा सब कुछ परिवेश बदल गया है। होना ये चाहिए कि रोजगार के लिए नए दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसके प्रयास मैं बताऊं आपको, कई स्थानों मैंने देखा है, जैसे बनारस में इस तरह के प्रयास हुए हैं। बनारस में भी साड़े उद्योग के लिए ये प्रयास हुए हैं कि साहब उनको बेचने का, कहाँ बेचा जाए, उनका मार्केट कहाँ है, इसके प्रयास हुए हैं। इसी तरह आप देखिए प्रतापगढ़ में जो आंवला का था, उस पर काफी प्रयास हुए हैं। इस तरह के प्रयास हुए हैं, ये धीरे धीरे फलीभूत होंगे। अब है क्या कि कानपुर में कितना बड़ा औद्योगिक सेंटर था, तब एस.एन. बनर्जी वहां से चुनाव लड़ते थे, इसी शर्त में लड़ते थे कि वो जीवित करेंगे, सारे फैक्ट्रियां फिर से खोलेंगी, नहीं खोल पाए। अब पिछले 40 साल से ये प्रयास हो रहे हैं, तो आप उसको नहीं जीवित कर सकते। आप वो सारी चीजों को फिर से नहीं वो चला सकते हैं। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसमें आना होगा कि जो दुनिया की जो तकनीक आ गई है, दुनिया जिस ढंग से चल रही है, उससे मुकाबले के लिए आपको तैयार रहना होगा। और इस तरह के प्रयास मैंने देखे हैं। विशेष रूप से आप देखिए कि यहाँ पर जो मोबाइल है, अब मोबाइल जो है, मोबाइल इतने यहाँ बनने लगे हैं, साहब एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा दुनिया में जाने लगे हैं। तो ये परिवर्तन तो दिखता है और इस परिवर्तन को सबको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन अब ये और भी गति पकड़े, ये उम्मीद सबको होती है। ठीक है राजीव जी, मेरे सामने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। उसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर पहले 4.4 थी, जो अब घटकर 2.3 पर आ गई है। इसी तरह हिंदुओं की प्रजनन दर भी 3.3 से घट गई है। तो जाहिर है कि जागरूकता तो आ रही है। तो अगर जागरूकता से अगर कोई काम हो सकता है तो मुझे लगता है कि सख्ती या कानून बनाने से उतना उसका व्यापक असर देखने को नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि क्या कानून बनाने से ये संभव है? और अगर प्रजनन दर घट रही है, इसका मतलब है कि मुस्लिम समुदाय में भी जागरूकता तो आ रही है। राजीव जी, फिर मैं जमीर जी से बातचीत करता हूँ। देखिए, जागरूकता तो आनी चाहिए, जागरूकता आ भी रही है, लगातार आ रही है। देखिए, अब तो देखिए पहले क्या होता था, मोबाइल नहीं था, सबके हाथ में मोबाइल है, बिना पढ़े वालों के पास भी मोबाइल है, वो भी देखती है, जागरूकता आ रही है, वो भी देखते हैं क्या चीज हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, पढ़ते भी है, न्यूज भी सुनते हैं। और ये है, लेकिन एक कानून आने से उससे ये फायदा ये होगा कि एक कानून आ गया, उसका सब लोग पालन करेंगे, सब लोग को पालन करना चाहिए। देश का एक नागरिकता है, कोई भी है, मुकदमा एक ही होता है। ठीक है राजीव जी, हमारे पास समय इतना ही है। जनसंख्या नियंत्रण पर यह बहस अभी शुरू हुई है।
ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है इसकी आवाज़ अभी दूर तलक जाएगी। मैं जो ये कह रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता की ये आहट है, तमाम राजनीतिक दलों के बयानों से ऐसा लगता है कि आने वाले सत्र में, जो मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उसमें देश में समान नागरिक संहिता कानून को लाया जा सकता है। यह उसी की बानगी भर है। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति अभी चलती रहेगी, राजनीति खत्म नहीं होना है, क्योंकि 2024 भी बस नज़दीक ही है और राजनीति में ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। राजनीति का ये सिलसिला चलता रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।